Yes, students, my name is Noor sir. Today we will study chapter हिंदी फोर्थ। आज स्टूडेंट्स हम ना आह्वान चैप्टर पढ़ेंगे, जो चैप्टर नंबर फोर्थ है हमारा एनआईओएस का 10th क्लास का। तो ये जो आह्वान चैप्टर है हमारे पास, इसको हम पढ़ेंगे और इसमें इसका जो है एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर की। ये रहा स्टूडेंट्स, इसमें जो शुरुआत है इस चैप्टर के अंदर, इसमें ये है इसके जो राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, और उसमें मैथिली शरण गुप्त में इसमें ये बताने की कोशिश की है, एक रिक्वेस्ट की है मैथिली शरण गुप्त ने आह्वान कविता में। उन्होंने कहा कि बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। तो कवि ये कह रहा है कि हमें कभी भी जिंदगी में व्यर्थ नहीं बैठना चाहिए, बेकार नहीं होने बैठना चाहिए, अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ऊंचे चढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब यह है कि हमें ज़िंदगी में जो भी हमें कार्य करना है अच्छा, तो उसे हमें आगे बढ़ते हुए करना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमें ऊंचे चढ़ने का मतलब यह है कि हमें अपने कार्य के अंदर प्रोग्रेस करते रहना चाहिए। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। तो जो भी हमारे भाग्य में ईश्वर ने लिखा हो, तो उसके बारे में ना सोच के हम पाठ पुरुष का पढ़ें। पाठ पुरुष का पढ़ने मतलब पुरुष मीन्स यानी कि मेहनत। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, जो भी हम काम कर रहे हो अच्छा, तो उसके लिए हमें मेहनत करते रहना चाहिए। भाग्य में जो भी हमारे पास लिखा हो उसके बारे में ना सोचते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कि सामने रखा हुआ जो भोजन है वो भी हमारे मुंह में स्वयं नहीं जाएगा। हाँ, ध्यान उद्यम का तो तुम्हें कभी आता नहीं। देखिए, जो सामने यदि किसी व्यक्ति के सामने कोई खाना रखा हुआ है, तो वो खाना खुद उठ के उसके मुंह में नहीं जाएगा, उसके लिए उसे कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वो उसके मुंह तक पहुंचेगा। इसी तरीके से यदि हम जिंदगी में कोई काम करते हैं तभी हम उसमें सफल हो पाएंगे। तो हमें पहले अपने फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें अपना काम को तरजीह देनी चाहिए। काम हमें पहले करना चाहिए, काम पहले है, उद्यम पहले है। तो हमें उद्यम का ध्यान रखना चाहिए और फिर हमारे लिए सभी चीज़ें सरल हो जाएंगी। दूसरा पैरा है स्टूडेंट्स हमारे पास, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए और बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े तुम देव के सर अपना दोष मढ़ रहे हैं। कि जो लोग तुम्हारे पीछे थे और बढ़ गए और बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त है, जो अंग्रेजों के टाइम के कवि हैं। तो वो कहना चाह रहे हैं कि जाने कि अंग्रेजों ने बहुत मेहनत, पश्चिम के लोगों ने बहुत मेहनत करी और वो हमसे आगे निकल गए, जबकि हम आगे थे। पहले काल के अंदर हम हिंदुस्तान बहुत आगे था। लेकिन आज जो है वो पश्चिम के लोग आ गए हैं, वेस्टर्न कंट्रीज आ गए हैं। वो क्यों आ गए हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत करी। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए और बढ़ रहे हैं, पीछे पड़े तुम देव के सर अपना दोष मढ़ रहे हैं। तो हम पीछे रह गए और हम ये कह रहे हैं कि भाई देव ने हमें, देवताओं ने हमें पीछे कर दिया। ऐसा नहीं है। तो हम उनको अपना दोष मढ़ रहे हैं। पर यहाँ पर कवि ये कहना चाहता है, पर कर्म तेल कभी विधि दीप जल सकता नहीं। कि जिंदगी का दिया कभी भी हमारा, जब तक हम उसमें मेहनत का तेल नहीं डालेंगे, कर्म का तेल नहीं डालेंगे, कभी भी हमारी जो भाग्य है उसका दीपक नहीं जलेगा। है देव क्या सांचे बिना कुछ आप डल सकता नहीं। कि देव क्या है, सांचे बिना कुछ आप डल सकता नहीं। इसमें कवि ने ये बताने की कोशिश करी है कि जब हम किसी मूर्ति को बनाते हैं, तो पहले हमें उसको सांचा बनाना होता है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले हम उसका जो है स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर और सारी चीज़ें हम उसमें बाद में बनाते हैं। तो इसी तरीके से तो पहले जो हमें है शुरुआत में जो सांचा है वो मुश्किल होता है, लेकिन जो बाद में वो खुद ब खुद ही बन जाता है। तो इसी तरीके से हमें मतलब कर्म के ऊपर ध्यान देना चाहिए, तो ज़िंदगी का दीपक हमारा खुद ही जल जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास जो तीसरा है पैरा, तो उसमें यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने कहा है कि आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। तो यहाँ पर कवि एकता पर बल देते हुए कह रहा है कि हम सभी देश के लोगों को एक हार की तरह साथ मिलकर चलना चाहिए। साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य का, और हम सभी लोगों का जो उद्देश्य हो वो सुख और शांति का उद्देश्य हो। जो भी हम कार्य करें अपने देश के लिए, तो हमारा जो उद्देश्य हो वो सुख फैलाना हो और शांति फैलाना हो पूरे देश में। फिर ये कह रहा है कभी, क्या सांप्रदायिक भेद से एक के मिट सकता हो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। तो जो सांप्रदायिक भेद है, अगर हम लोग अलग अलग संप्रदाय से भले ही हों, लेकिन उससे क्या एकता मिट सकती है? नहीं मिट सकती। तो कभी यहाँ हमें एकता पर बल देते हुए कहता है कि जाने का बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। कि अगर हम अलग अलग फूलों की माला बनाना चाहें,
तो वो बन सकती है और वो बहुत सुंदर लगती है, अलग अलग फूलों की माला। तो इसी तरीके से कवि यहाँ पर हमारे से ये कहता है कि जना अलग अलग संप्रदायों के होते हुए भी हम लोग एक हो सकते हैं, और एक होकर हम अपने देश के लिए सुख और शांति को उद्देश्य के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये कविता मैथिली शरण गुप्त की लिखी हुई है। तो इसी तरीके से जैसे हमने वर्ड बाय वर्ड इसे बताया है, तो इसी तरीके से यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या आएगी, उसमें प्रश्न लिखना होगा कि प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कविता आह्वान से ली गई है, और इसके रचयिता जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद हम व्याख्या ले लेंगे स्टूडेंट्स। कोई सा भी पैरा जो हमारे पास आता हो, जैसे ये पैरा आ गया तो यहाँ से ही शुरू कर देंगे। कवि कहता है कि हमें सब लोगों को देश में एक साथ साथ मिलकर रहना चाहिए और हमारा उद्देश्य सुख शांति को। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया, तो इसी तरीके से हम इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। और दूसरे साथ साथ अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आता हो तो उस क्वेश्चन को भी हम इजीली कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि कवि ने किन्हें पुरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है? आलसी लोगों को, भाग्य का विरोध करने वालों को, आगे बढ़ने वालों को, ऊंचे चढ़ रहे लोगों को। देखो कवि ने यहाँ पर पुरुष का पाठ यानी मेहनत करना के लिए किसको कहा है? कि आलसी लोगों को। ये वाला, ये स्टूडेंट्स, ये से है आलसी लोगों को उसने मेहनत का पाठ पढ़ने के लिए कहा है। दूसरा, जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे क्या कहते हैं? भाग्यहीन, भाग्यवादी, भाग्यवान या भाग्यशाली। तो जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे भाग्यवादी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास, कर्म के बारे में क्या सच है? तो कर्म के बारे में, स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है, आराम करने का अवसर प्रदान करता है, कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है, एक सफल मनुष्य बनाता है। तो जो कर्म है हमें कर्म हमें स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है, ये बात ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास इसी तरीके से कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप और क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे पास। ये है नेक्स्ट, ये रहा। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, जो लोग पीछे थे वे कैसे आगे बढ़ गए? भाग्य के सहारे, ईश्वर की कृपा से, सांचे में ढलकर, या कठिन परिश्रम करके? तो कठिन परिश्रम करके स्टूडेंट्स लोग आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने कठिन परिश्रम करा तो वो लोग आगे बढ़ गए। तो इसी तरीके से यहाँ पर पश्चिम के लोग के बल पर ही हर क्षेत्र के में विकास कर सके हैं, परिश्रम या सुविधाओं, परिश्रम के बल पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर परिश्रम के बल पे पश्चिम के लोग आगे बढ़ गए। परिश्रम न करने पर यदि हम असफल हुए तो इसके लिए कौन दोषी है? इसके लिए हम, भगवान, परिस्थितियां, या हम स्वयं। तो यहाँ पर अगर हम किसी चीज के लिए परिश्रम नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हम स्वयं दोषी हैं। कर्म रूपी कर्म रूपी तेल के बिना, तो यहाँ पर आएगा कर्म रूपी तेल के बिना भाग्य रूपी दीप नहीं जल सकता। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। और बनाने की अपेक्षा बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो मूर्ति बनाने की अपेक्षा स्टूडेंट्स पहले आएगा मूर्ति, और बनाने की अपेक्षा में सांचा बनाने में अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो ये हमारे चैप्टर स्टूडेंट्स जो हमारे क्वेश्चन थे। और लास्ट क्वेश्चन हमारे देश की क्या विशेषता है? यहाँ प्राचीन काल में औद्योगिक क्रांति हुई, अनेक धर्मों और संप्रदायों के लोग रहते हैं, यहाँ के लोगों ने दूसरे पर शासन किया, यहाँ धर्म के आधार पर एक रूपता है। देखिए यहाँ पर ना अनेक धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं। सुख शांति में उद्देश्य क्या है? आजादी और खुशहाली, उद्यम और आराम, घोर परिश्रम, शांति के लिए प्रार्थना। तो सुख शांति उद्देश्य क्या है? सुख और शांति उद्देश्य आई मीन आजादी और खुशहाली। बनती नहीं का एक माला विविध सुमनों की कहो। पंक्ति से क्या आशय है? अनेक प्रकार के फूलों की माला बननी चाहिए, अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कभी कहना चाहता है कि अनेकता होने पर भी एकता हो सकती है। इसी के साथ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।